Hello students, welcome to CACPIS Academy. Myself Apurvo. Today's date is 22nd of May. So today we will be seeing these topics for your newspaper analysis. So students, as always I tell you कि अगर आपको ये PDF चाहिए, अगर नहीं आपको ये PDF चाहिए because it is very content rich and very much exam oriented, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CACP_Assam. एनालिसिस के बाद every day the PDF gets uploaded. Students, there is a GS Foundation batch of CACPIS Academy. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि there are 3 time slots. एक है morning, एक है afternoon, another one is at evening. So as per your convenience, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके अबाउट द बैच डिटेल्स एवरीथिंग आप जान सकते हैं. जहाँ पर मैं थोड़ा आपको बोल दूँ, जहाँ पर क्लासेस बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कंडक्ट होता है, जो कि एक 12 मंथ्स लॉन्ग फाउंडेशन प्रोग्राम होगा, जहां पर आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर हार्ड लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा. एंड वी आर द सेट ऑफ फैकल्टीज हु विल मेक यू एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर बोथ APSC एंड UPSC. अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आपके किसी जानने वाले को अगर इंटरेस्ट है तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए. सो विदाउट एनी डिले स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स. कि आज हम 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे. और अगर आप ज़्यादातर देखेंगे, ज़्यादातर में ऑलमोस्ट आज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दे आर फ्रॉम GS पेपर 2 एंड 3. मतलब जो भी टॉपिक्स आज सिलेक्टेड है तो आप देख सकते हो कि GS पेपर 2 का भी है और 3 का भी है. ईच एंड एवरी वन इज़ लाइक दैट ओनली. पेपर 2 और 3 के डिफरेंट टॉपिक से वो है. ऑलराइट, जैसे कि फर्स्ट वन आप देखोगे अबाउट द असम कैबिनेट अप्रूवल्स, कि जो असम कैबिनेट ने रिसेंटली क्या क्या पॉलिसीज़ या फिर क्या क्या प्रोग्राम्स उन्होंने अप्रूव किया है वो आप देखोगे. नेक्स्ट वन आप यू विल सी अबाउट द मैत्री सेतु ऑफ बांग्लादेश. देन इंडियाज़ क्लाइमेट प्लेज, जो कि असम ट्रिब्यून के एक एडिटोरियल से लिया गया है. बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल है ये. तो नेक्स्ट इज़ कोविड-19. ये न्यूज़ देखेंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा सा है. एंड द लास्ट वन, जियो पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. So the first one is Assam cabinet approvals. Let's see students क्या है. The Assam cabinet has recently approved key policies and infrastructure projects aimed at boosting tourism, renewable energy, sports infrastructure, heritage and governance. तो this is the news. तो हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज अप्रूव हुआ है इस बार. सो इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट वन, अभी आपको शायद ये नया टर्म एक कॉइन हुआ है अबाउट कंसर्ट इकोनॉमी. सो रिसेंटली आप देख रहे हो कि असम में, मेघालय में बहुत से कंसर्ट्स अभी होने लगे. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट गुवाहाटी में अगर आप देखते हो, रिसेंटली AR रहमान हैज़ विजिटेड. देन अरिजीत सिंह हैज़ ऑल्सो विजिटेड. So many very important singers, they were recurrently they are visiting Assam. Fine. So जो कल कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, और एक नाम शायद आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो बातचीत हो रहा है अबाउट द अमेरिकन रैपर पोस्ट मेलन. सो ये जो है पोस्ट मेलन, इज़ एन अमेरिकन रैपर विच इज़ very popular in the young generation. He targets the young generation. He is very much liked by them. Alright, he has millions and millions of fan base. Now there I want to introduce one point to you students, that पोस्ट मेलन जहाँ पर भी कंसर्ट उन्होंने किया है वो हर किसी जगह पर वो कंसर्ट नहीं करते. लाइक जस्ट इन द ईयर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इट इज़ प्रोबेबली इन 2022 पोस्ट मेलन हैज़ डन द फर्स्ट टाइम कंसर्ट इन इंडिया इन मुंबई. उसके बाद उन्होंने किसी और जगह पर कंसर्ट नहीं किया है इंडिया में. नाउ आवर चीफ मिनिस्टर श्री हिमंत बिस्वा शर्मा, ही इज़ प्रोजेक्टिंग Guwahati or Assam as a spot in the international base where artists like Post Malone they visit. So जब Post Malone का नाम associate होगा with Guwahati, Assam, that means this is the representation of our state in the international creative economy. Alright, तो उसको ही coin किया गया है कि असम में अभी जो
इकोनॉमी है वो कंसर्ट टूरिज्म के ऊपर बेस किया जाएगा, उससे उसको भी एक फाउंडिंग पिलर बना जा सकता है। सो दैट इज कंसर्ट इकोनॉमी। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस इकोनॉमी या फिर इस पॉलिसी का? टू पोजीशन असम एज अ हब ऑफ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट टूरिज्म, जो कि एक समय पे था। असम वॉज लूजिंग द कंसर्ट इकोनॉमी टू नेबरिंग स्टेट्स लाइक मेघालय। कि अगर हम ये बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट अगर हम देखते तो मेघालय में बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे, तो उस वो फोकस को अभी असम इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू अट्रैक्ट इन इट सेल्फ। सो जैसे कि की सिटीज़ लाइक गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, इन सबको टारगेट किया जाएगा फॉर द कंसर्ट इकोनॉमी। ऑलराइट, सो द फर्स्ट कंसर्ट टू बी हेल्ड इन December 2025 इन गुवाहाटी, जहां पर आएंगे पोस्ट मेलन। सो नेक्स्ट पॉलिसी दैट हैज बीन अप्रूव्ड इज असम सोलर पावर जनरेशन प्रमोशन पॉलिसी 2025। क्या है इस पॉलिसी का टारगेट? टू जनरेट 3,500 ऑफ मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाई 2030। Focus to attract public and private investment, and it will create around 15,000 jobs. Next policy is expansion of Kaziranga National Park. So that means the area will be expanded over 47,000 hectares under 6th edition. मतलब the area of the Kaziranga National Park will now be increased. Now before which were included, these were now excluded, but now new areas are included. So this is one news that KNP has will be expanded. Next, Dibrugarh's most talked is the Khonikor Stadium, so whose capacity is 5,000 to 35,000 seats, and this stadium will be a multidisciplinary stadium. मल्टी स्टेडियम ना, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी स्टेडियम? मतलब इस स्टेडियम में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, बहुत सारे गेम्स भी इसमें खेले जा सकते हैं। सो दैट इज़ अ मल्टी स्टेडियम। तो वो उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए 209 करोड़ सेंक्शन किया है, एंड इट विल बिकम द लार्जेस्ट स्टेडियम इन असम। ऑलराइट, व्हाट इज द नेम? खनिकर स्टेडियम in Dibrugarh. Next, new Assam Legislative Complex in Dibrugarh that will also be constructed. It will include MLA hostel and 1000 seat auditorium, जिसके लिए 284 करोड़ सेंक्शन किया गया है। नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट जो मनी है वो आपको याद नहीं रखना है, जस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो याद रखिए। देखिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए खनिकर स्टेडियम इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के लिए कंसर्ट इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होगा, असम सोलर पावर जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। पर कुछ कुछ जो है जैसे कि न्यू असम लेजिस्लेटिव कम्प्लेक्स वो आपके GS2 में आ सकता है, अबाउट गवर्नेंस एंड ऑल की गवर्नेंस क्या है, तो ये सब एग्जांपल आप ले सकते हो इन राइटिंग योर मेंस। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल सिक्योरिटी प्रोविजन पॉलिसी। सो द पॉलिसी इज सिक्योरिटी कैन बी अवेल्ड बाय इंडिविजुअल विथ क्रेडिबल थ्रेट परसेप्शन, कि कोई भी इंडिविजुअल को अगर कोई भी थ्रेट परसीव हुआ है, उनको लगता है कि उनको थ्रेट है, तो उनको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। कंडीशन मस्ट पे रिम्यूनरेशन टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, बट गवर्नमेंट को वो जो इंडिविजुअल है उनको पैसा पेमेंट करना होगा। असेसमेंट सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर ऑफिशियल असेसमेंट, कि ऐसा नहीं कि आपने बोला कि सिक्योरिटी चाहिए और सिक्योरिटी भेज दिया जाएगा, नहीं, पहले आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर विच the individual has to remunerate the Assam government. Next news is about Maitri Setu. तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ इज सो व्हाट इज दिस LOP? LOP का मतलब है लीडर्स ऑफ अपोजिशन। सो यहाँ पर न्यूज़ जो है, त्रिपुरा के जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन है, दे आर होपफुल कि जो मैत्री सेतु है वो आने वाले दिनों में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपको देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या देखना है, लोकेशन ऑफ मैत्री सेतु, जियोग्राफी देखना है, कौन सा रिवर इन्वॉल्व है वो देखना है, कनेक्टिंग पॉइंट्स देखना है, और एक्टिस्ट पॉलिसी का ये एक पार्ट है, तो एक्टिस्ट पॉलिसी आपको देखना होगा। मेंस में इसको आप एज एन एग्जांपल यूज़ करोगे, और नॉट लाइक मैत्री सेतु के बारे में लिखो, ऐसा तो क्वेश्चंस नहीं आने वाला। तो अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि अबाउट द रीजनल कनेक्टिविटी विथ इंडिया बांग्लादेश, तो आप वहाँ पर मैत्री सेतु के बारे में लिख सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपने आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स इंक्लूड करोगे, जितना फैक्ट्स आप डालोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी फ्रॉम आवर प्रीलिम्स एंगल कि जो मैत्री सेतु है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ द मैत्री सेतु, देखिए। और जो ये रिवर पास होता है, जिस रिवर के ऊपर से वो जाता है, वो उस रिवर का नाम है फेनी रिवर, FENI, फेनी। ऑलराइट, सो लोकेशन इज ओवर द फेनी रिवर विच कनेक्ट्स सबरूम
सबरूम कहाँ है? सबरूम इज इन त्रिपुरा, आप यहाँ पर मैप में देखिए, एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश, चिटागोंग, सो इन रामगढ़, ऑलराइट. So that will connect the India and Bangladesh. So it was inaugurated by our PM in March 2021 and it is constructed by National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. So ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है कि इसका जो निर्माण है वो कौन कर रहा है. ऑप्शंस बहुत आ सकते हैं, जैसे ऑप्शन में अगर दे सकते हैं कि NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नो, इट इज़ नॉट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ NHIDCL. तो ये जो बनाने वाले हैं उनका नाम ज़रूर आप याद रखिए. लेंथ 1.9 किलोमीटर, टाइप 2 लेन ब्रिज है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और फेनी रिवर के बारे में अगर देखते हैं, फेनी रिवर इट ओरिजिनेट्स ओरिजिनली इन त्रिपुरा. ओके, सो फेनी रिवर के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कुछ. द फेनी रिवर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन पर्टिकुलरली फॉर वाटर शेयरिंग एंड कनेक्टिविटी पोर्ट्स. पर फेनी रिवर का जितना जो वाटर शेयरिंग है, पानी का भाग जो है वो बांग्लादेश के पास ज़्यादा है, तो उसको इस्तेमाल बांग्लादेश ही करता है. इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अराउंड 4096 किलोमीटर बॉर्डर एंड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर्स विथ एनी कंट्री. ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया आपका. द ब्रिज इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो देखिए, ये अगर मेंस में पूछा जा सकता है अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो आप ये मैत्री सेतु के बारे में, फेनी रिवर के बारे में यू शैल मेंशन दैट टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स. पर प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि ये जो मैत्री सेतु है ये किन दो कंट्री के बीच कनेक्टिंग ब्रिज है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से रिवर के ऊपर है. ठीक है, ये प्रीलिम्स बेस्ड होगा. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियाज क्लाइमेट प्लेज. सो जो कि एक एडिटोरियल से लिया गया है, असम ट्रिब्यून में आया है. सो स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप एनालिसिस तो देख रहे हो, यहाँ पर मेरे एनालिसिस से आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा न्यूज़ आपको टारगेट करना है और कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है. बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि न्यूज़पेपर पढ़ना कभी भी मत छोड़िएगा. न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनालिसिस जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ना है. एनालिसिस ये हार्डली 20-25 मिनट्स या फिर मैक्सिमम आधे घंटे का होता है. पर न्यूज़पेपर अगर आप ऑर्गेनिकली पढ़ोगे आफ्टर सीइंग द एनालिसिस, तो उसमें जो आपका वैल्यू एडिशन होगा एग्जाम के लिए, दैट विल बी 100%. ओके, विदाउट एनी डिले, जो नाम था एडिटोरियल का वो है इंडियाज़ रोल क्रिटिकल इन क्लाइमेट एक्शन. तो मैं यहाँ पर आपको कुछ की कंसेप्ट समझा देता हूँ. जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, देन NDCs, वो सब. सो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब आप पढ़ोगे इस न्यूज़ को, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है? ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज. मतलब जब आपका UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, उससे ही जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है, क्योटो प्रोटोकॉल. उसके बाद आता है नया जो सबसे अपडेटेड वर्जन है, दैट इज़ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करता है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेल्सियस. ये क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला था. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये बाइंड करता है सिग्नेटरी कंट्रीज़ को. दे शैल वर्क लाइकवाइज कि द एवरेज राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर शैल नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिसके लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़रूरी है, जो कि सबमिट करना होता है, पब्लिश करना होता है एवरी 5 years टू द एग्रीमेंट. सो ये NDCs क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या है? दे आर कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस एंड अडाप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. कि अगर सरल शब्दों में उसको समझते हैं हम, तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ है, सिग्नेटरी कंट्रीज़ है, तो वो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किए हैं, क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, व्हाट आर द ग्रीन टेक्नोलॉजीज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, पॉल्यूशंस को कैसे वो रिड्यूस कर रहे हैं, वो सब काउंट होगा. उसको ही कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, कि भाई आपने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या किया है. So India's first NDC was submitted in 2015 for 2030 target. Next, 2035 NDC due in 2025 to be evaluated at COP30, which is to be conducted in Belém, Brazil. तो इंडिया का जो नेक्स्ट
आपका एनडीसी है वो 2025 मतलब इस साल को सबमिट करना है, जिसका इवैल्यूएशन होगा COP13। और COP13 कहाँ होगा? COP का फुल फॉर्म क्या है? COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाके मुझे बताइए कि ये लास्ट जो लेटेस्ट COP है वो कितना नंबर है। ओके, सो नेक्स्ट करंट स्टेटस अगर इंडिया का हम देखते हैं तो इंडिया का कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड नाउ फॉर सोलर एंड विंड ग्रोथ, वे थर्ड लार्जेस्ट। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग इतना बना है बिकॉज ऑफ इंडियाज ब्रेन चाइल्ड, इंडिया एंड पेरिस का जो ब्रेन चाइल्ड है दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड PM कुसुम का अगर हम फुल फॉर्म देखने के लिए जाए दैट इज योर प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सो थोड़ा सा बड़ा है महाअभियान। सो इन सब दिस टू एग्जाम्पल, इन सब के लिए इंडिया का अभी एक स्ट्रेंथ है। इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। और इंडिया बहुत से कंट्री से, मतलब सब कंट्री से आप पकड़ सकते हो, इंडिया बहुत आगे है इन क्लाइमेट चेंज कंट्रोल। इवन इंडिया हैज़ कंप्लीमेंटेड द क्योटो प्रोटोकॉल व्हेन नो अदर कंट्री हैड कंट्रीब्यूटेड। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इंडिया का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल डिपेंडेंस है। सो 2024 में हाई रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ कोल रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ एमिशंस को प्रोजेक्ट किया गया है अबाउट 135 to 150% बाय 2035 ओवर 2005 लेवल। 2005 का जो लेवल था पोल्यूशन का, उससे 150 गुना ज़्यादा, 150% ज़्यादा, गुना नहीं 150% ज़्यादा इंडिया का एमिशंस प्रोजेक्ट किया गया है अगेंस्ट द 18 रिकमेंडेड इंक्रीज ओवर 2019 लेवल। 2019 लेवल से इंडिया सिर्फ 18% ही इंक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। लिमिटेड क्लाइमेट फिनांस रिसीव फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा कम फिनेंशियल सपोर्ट इंडिया को मिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सो अगर आपको और भी ज़्यादा एनालिसिस करना है तो आप ये वाले पॉइंट्स में देख सकते हो कि डेवलप कंट्रीज कैसे की बोली को क्या बोलते हैं उसको देते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन, फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं। यू कैन ऑल्सो नो अबाउट द कार्बन क्रेडिट, ऑलराइट, ऑल दिस थिंग्स। देन कार्बन ऑफसेटिंग, ये बेसिक्स में आ जाएगा आपका। ऑलराइट, सो ऑलराइट, ये वाला तो ऑलरेडी वी हैव सीन। ओके, नाउ सी एशिया पैसिफिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्यों एशिया पैसिफिक और क्लाइमेट चेंज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एशिया और पैसिफिक रीजन से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट एमिशन होता है GHG वर्ल्ड में 60%। सो सिंस 2010 अभी तक 33% इंक्रीज हुआ है पोल्यूशन में। ये पूरा का पूरा मेंस मटेरियल है आपका। और सबसे ज़्यादा अगर पोल्यूशन कोई कर रहा है वो है चाइना, दैट इज़ अबाउट 32%। नाउ आउट ऑफ 195 सिग्नेटरी कंट्रीज, अभी तक सिर्फ 10 कंट्री ने ही अपना NDC सबमिट किया है UN को, दैट इज़ फरवरी 2025 को डेडलाइन था। सिर्फ 10 कंट्री ही सबमिट किया है इंक्लूडिंग इंडिया। कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 83% ऑफ एमिशंस, जो कंट्री 83% एमिशंस कर रहे वो मिस किया है, इवन US एंड ब्राज़ील एज वेल। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज COVID-19। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कोविड और रिन्यूड कंसर्न कि अभी थोड़ा सा चाइना में और इंडिया में भी देयर इज़ अ राइज इन, नॉट बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डोंट पैनिक। ऑलराइट, कोविड सुन के बहुत ज़्यादा हम पैनिक करते थे एक टाइम। हाँ, पैनिक का रीज़न भी था, इट वाज डेडली, इट हैज़ टेकन मेनी लाइव्स। सो अभी कुछ जगह पर कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे, स्पेशली अगेन इन चाइना। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यूज़ हियर। न्यूज़ इज़ कि हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर और चाइना में भी ये नए से कोविड केसेस रिपोर्ट होने चालू हुए हैं। अभी का जो नया वेरिएंट है वो है JN.1। JN.1 ये माइल्डर वेरिएंट है और जिसको मॉनिटरिंग चाहिए, कि माइल्डर है बोल के हम टेंशन नहीं लेंगे, नहीं, उसके लिए मॉनिटरिंग करना चाहिए। और अभी करेंटली जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज पर द न्यूज़ आर्टिकल, इंडिया ने अभी तक 257 JN.1 केसेस ऑफ COVID-19 रिपोर्ट किया है। सो
पब्लिक को अभी भी बोला गया है कि भाई अभी भी मास्क और सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस मेंटेनिंग वो अभी देखा नहीं जाता है। इसके वजह से केसेस में थोड़े से सर्ज आए हैं। ऑलराइट, ऑब्वियसली नाम मैं भी मास्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप भी मास्क शायद नहीं यूज़ कर रहे हो। कोविड-19 ये कुछ डिटेल्स वुहान में ओरिजिनेट हुआ था लेट 2019 दिसंबर को। ग्लोबल इम्पैक्ट ओवर 7 मिलियन डेथ्स लोग मारे गए हैं ऑफिशियल, एंड इट इज़ बिलीव दैट अनदर मिलियन हैज़ बीन अंडर काउंटेड। कॉज्ड बाई SARS-CoV-2 वायरस, ये है पूरा वायरस का नाम, अ नोवेल कोरोना वायरस। वेरिएंट जो वेरिएंट रिकॉर्ड हुआ था जैसे कि अल्फा वेरिएंट, बेटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट विच इज द मोस्ट डेडली, ओमिक्रॉन एंड सब वेरिएंट्स लाइक JN.1। इंडिया फेस अ सेकेंड वेव स्पेशली ड्यू टू द डेल्टा वेरिएंट। याद है ना, डेल्टा वेरिएंट वो आया था 2021 को। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, प्रोबेबली इट इज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो आर्टिकल है एडिटोरियल, दैट इज ड्रैगन टाइगर टेंगो इन विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब है प्रॉक्सिमिटी, क्लोज, मतलब कोई अगर पास है मतलब इट इज इन योर विसिनिटी। ड्रैगन टाइगर टेंगो, ये दोनों ड्रैगन और टाइगर दोनों ये पास है। तो यहाँ पर ड्रैगन कौन है? ड्रैगन इज चाइना एंड टाइगर इज बांग्लादेश। सो ये आर्टिकल क्या मीन कर रहा है? ये मीन कर रहा है कि चाइना और बांग्लादेश साथ साथ पास देखा जा रहा है। सो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स। तो आपको शायद समझ में आ गया व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। सी कि आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर ये देखा जा रहा है कि चाइना हैज़ बिकम वेरी प्रोएक्टिव विद बांग्लादेश, बिकॉज रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में कुछ खटास आया है रिगार्डिंग देयर नेबरहुड पॉलिटिक्स और इन इकोनॉमी एंड मेनी अदर रीज़न। तो उसी का ही फ़ायदा चाइना उठाना चाहता है। So in the aftermath, strategic attention is now being towards Bangladesh, increasing alignment with China. Bangladesh is getting very leaned towards China, and also China is also giving importance to Bangladesh, which raises concerns of India's northeastern frontier. ये पता चलता है by the interim leadership of Bangladesh under Mohammad Yunus is allegedly pursuing politics with geopolitical overtones. Geopolitical overtones मतलब कुछ ऐसे वो बात कर रहे हैं which is not good, not healthy for a good neighborhood relation that may compromise India's territorial integrity, particularly in the northeast region. क्यों हम जानते हैं कि जो northeast region है it is very very vulnerable part of India. All right. So what is the nexus between China and Bangladesh recently which is of concern? जैसे कि the growing Chinese influence in South Asia is no longer limited to Pakistan. कि एक टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जैसे कि CPEC बोल दीजिए आप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी हाल ही में चाइनीज़ ऑफिशियल्स, चाइनीज़ डेलीगेशन, उनको स्पॉट किया गया है इन लाल मोनिर हाट इन बांग्लादेश, जहाँ पर ये लाल मोनिर हाट में यहाँ पर एक एयरबेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द शिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वल्नरेबल पॉइंट कि ये अगर किसी भी वार लाइक सिचुएशन हो, अगर ये वाला जगह कट हो जाए तो द नॉर्थ ईस्ट विल बी वेरी मच सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज द नेक्सस। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश लीडरशिप। ये हमें पता चलता है कैसे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस इज सजेस्टेड, उन्होंने क्या बोला था रिसेंटली, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नेपाल, भूटान, दे शुड बी यूज फॉर बांग्लादेश चट्टग्राम और चिटागोंग पोर्ट फॉर ट्रेड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल एंड भूटान शुड यूज बांग्लादेश चट्टग्राम पोर्ट फॉर ट्रेड। बांग्लादेश में जो चिटागोंग पोर्ट है उसको यूज़ करने के लिए बाय नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान। ओमिशन ऑफ द वर्ड इंडिया while referring to नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, तो मतलब देखिए यहाँ पर तो मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिखा है, पर जब मोहम्मद यूनिस ने ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने ये इंडिया वर्ड को मेंशन नहीं किया था। ऑलराइट, सो ओमिशन ऑफ द वर्ड इंडिया while referring to नॉर्थ ईस्ट raises concern about the secessionist undertones और geopolitical message। secessionist undertone का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ भड़काऊ स्पीच देना, बातें बोलना कि which creates a spark of secessionism, मतलब
जो यूनियन है उससे अलग हो जाना। कोई अगर रीजन अपने यूनियन से अलग हो जाना चाहता है और नया एक कंट्री बनना चाहता है, उसको सेसेशनिज्म कहा जाता है, और जो लोग हैं उनको सेसेशनिस्ट कहा जाएगा। तो शायद मोहम्मद यूनिस उस टाइप के माइंडसेट को वो क्रिएट करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, जैसे कि ये थ्रेट टू शिलीगुड़ी कॉरिडोर है, प्रेजेंस ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन असम, असम का प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है सिंस 60-70 years, is a long-standing security issue, and the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, has already flanked India on the western side. तो चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी देयर इज इन पाकिस्तान, एंड चाइना बाय क्रिएटिंग पोर्ट्स एंड बेसिस इन बांग्लादेश दैट विल आल्सो क्रिएट अ टेंशन फॉर इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देयर आर 2 MCQs इन टुडेज सीरीज, जो कि रिलेटेड टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और एक रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है। सो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर कीजिए, एंड टिल देन आपको अगर CSCP IAS अकेडमी के वेल क्राफ्टेड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के स्मार्ट बुक्स अगर आपको चाहिए, देयर आर 70 बुक्स विच आर अवेलेबल विथ अस, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे कॉपी को आप बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो वी विल बी मीटिंग एंड डिस्कसिंग more topics on the next analysis. Till then, take care.